हेलो दोस्तों, यूपीएससी मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया लेसन, तीसरा लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। एनसीईआरटी का जो 6 क्लास का हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री, जिसमें अध्याय 3 है आरंभिक नगर। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन, इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है पुरानी भवन का संरक्षण। कह रहे हैं जसपाल और हरिप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। दो लड़के थे, जसपाल और हरिप्रीत, जो अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। यानी कि जसपाल और हरिप्रीत जो हैं अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे, और उसी गली के पास में खंडहर था, यानी पुराना घर था जो खंडहर बन चुका था। उस गली के पास में ही उसको इन बच्चों ने भूतहा घर कहा करते थे, पर कुछ लोगों को देखा कि उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? एक ने कहा, जो बात कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, उसने कहा कि क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरे महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। तो दूसरी महिला ने कहा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरिप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये जो जसपाल और प्रीत थे, जो क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, वो दोनों सोचने लगे कि आखिर इस पुराने खंडहर से क्या लगाव है, लोगों को इस पुराने खंडहर से क्या लगाव है। चलिए, तो आगे हम लोग उसी खंडहर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इन बच्चों ने देखा था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आ रहा है हड़प्पा की कहानी। अगला पॉइंट आपका आ रहा है हड़प्पा की कहानी। चलिए हम लोग हड़प्पा की कहानी के बारे में जानते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। बिल्कुल, जितनी भी पुरानी इमारत है सभी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, लगभग 150 साल पहले कह रहा है कि पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका पंजाब इस क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर यहीं पर कहा जा रहा है कि रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी यहाँ पर, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। काम में जो जुटे हुए इंजीनियर थे, जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उनको अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है, अभी के पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इस इलाका में है, पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, और यह सोच करके उन्होंने हड़प्पा के खंडहरों से, जो अभी पाकिस्तान में है, तो वहां से हजारों ईंट उखाड़ करके जो रेलवे लाइन बना रहे थे, उन इंजीनियरों ने हजारों ईंट उखाड़ करके वहां से ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे क्या हुआ कि कई इमारतें जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद जब रेलवे के जो इंजीनियर लोग वहां से ईंट उखाड़ करके ले गए और रेलवे लाइन बिछाई, और उसके बाद जो हुआ 80 साल के बाद जो भी कहानी हुई, 80 साल के बाद कहा जा रहा है कि पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद हड़प्पा जो है, वो हड़प्पा स्थल को पुरातत्वविदों ने 80 साल पहले ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है।
तब पता चला कि यह जो हड़प्पा शहर है, यह हड़प्पा शहर है, यह उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातन स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। कहा जा रहा है कि इस नगर की खोज, यानी कह सकते हैं कि जो हड़प्पा नगर है, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातन स्थल, मतलब कि हड़प्पा पुरा स्थल के तरह ही बाद में जितने भी मिलने वाले पुरातन स्थल है, जितने भी जगह हैं, उन सभी जगहों को, चीजें मिलने वाले उन सभी जगह को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। जितना भी और भी जगह मिला उन सभी जगह को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। जितना भी मिला हड़प्पा सभ्यता के खोज होने के बाद। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष से पहले हुआ था। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा नगर जो है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। 4700 वर्ष पहले हुआ था इन शहर का निर्माण। आगे देखते हैं, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नई इमारत बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये आप लोग को खुद ही पता लगाना है कि आप सब लोग अपनी अलग अलग विचार दे सकते हैं कि हमें लगता है कि पुरानी इमारत को बचाया जा सकता है, बचाने में कोई फायदा है, हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये अपने विचार दे सकते हैं। अब आगे चलिए, हड़प्पा नगर के बारे में हम लोगों ने जो कुछ भी देखा उन सभी के बारे में अब विशेषता देखिए कि हड़प्पा नगर जो है, उस नगर की विशेषता क्या थी। देखिए, इन नगरों में से कई को तो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगर जितना था, यह नगर को कह रहा है कि 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो नगर था हड़प्पा नगर, इसको कई 2 या उससे अधिक भागों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। चलिए हम लोग जरा सा एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह पूरा हड़प्पा नगर है। हड़प्पा नगर है, इस इलाके को हम लोग पूर्वी कहेंगे और इधर वाले भाग को हम लोग पश्चिमी कहेंगे और इधर वाले भाग को हम लोग उत्तरी इलाका कहेंगे और इधर भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी इलाका कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, कहा जा रहा है कि प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। कह रहा है कि पश्चिमी भाग, अगर हम लोग इसको हम लोग इस तरह से बांट लें, इस प्रकार से हम लोग बांट लेंगे, छोड़िए इसको, इधर बांटने की जरूरत नहीं, यहाँ समझ लेंगे। पश्चिमी भाग जो है वह कह रहा है कि प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। हड़प्पा नगर के जो पश्चिमी भाग था, ये मान लीजिए पूरा हड़प्पा नगर है, इसके पश्चिमी जो भाग है, ये पश्चिमी भाग जो है वो प्राय छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। और पूर्वी हिस्सा जो था ये बड़ा था, मान लीजिए इतना बड़ा था। यह जो पूर्वी हिस्सा था वह बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। पुरातत्वविद जो है ऊंचाई वाले भाग को, यानी हड़प्पा नगर के पश्चिमी भाग को उन्होंने नगर दुर्ग कहा। नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। यानी कह सकते हैं कि पूर्वी हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा। पूर्वी हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा। चलिए आगे देखते हैं। दोनों हिस्से की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कह रहा है कि दोनों हिस्से की जो दीवार थी, 4 दीवारियां थी, वह पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। इनकी ईंटें जो थी इतनी अच्छे तरीके से पकी हुई थी कि आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई
इस प्रकार से किया करते थे कि दीवार जो है खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, नगर दुर्ग यानी पश्चिमी इलाका, तो इस इलाका में जो नगर थे उन नगरों के कह रहा है कि नगर दुर्ग में कुछ खास इलाके बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का ही एक कह सकते हैं कि जगह मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का ही जगह है मोहनजोदड़ो। वो मिसाल के तौर पर वहां पर खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। जिसको पुरातत्वविदों ने जो तालाब बना हुआ था मोहनजोदड़ो में उसको महान स्नानागार कहा। पुरातत्वविदों ने इन तालाबों को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इन तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल के परत चढ़ाई गई थी। चारकोल तो जानते होंगे। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। जो सरोवर मोहनजोदड़ो में था उसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे उसके कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उस तालाब में पानी कहीं नदियां से नहीं आता था बल्कि उस तालाब में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। शायद ऐसा माना जाता है कि विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो एक नगर था, आप देखें मोहनजोदड़ो जहां पर स्नानागार मिला। स्नानागार जहां कुआं से पानी भरा जाता था। शायद ऐसा माना जाता है कि वहां पर विशेष अवसर पर लोग, विशेष अवसर जैसे हम लोग के लिए विशेष अवसर छठ पर्व हो गया, इस तरह के जो पर्व होते हैं उन सभी पर्व विशेष अवसर पर वहां लोग स्नान किया करते थे। उसी प्रकार से चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे जो अन्य नगर है, कालीबंगा और लोथल लोथल जैसे जो अन्य नगर हैं वहां पर कह रहा है कि अग्निकुंड मिला। वहां पर अग्निकुंड वहां पर मिला जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। जहां ऐसा संभवतः माना जाता था कि जो अग्निकुंड था वह अग्निकुंड का उपयोग यज्ञ करने में किया जाता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कह रहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह यानी अनाजों या सामानों को रखने वाले घर मिले हैं बहुत सारा। आप अभी जो हमने बताया महान स्नानागार के बारे में, आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। महान स्नानागार का चित्र क्लियर रूप से यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। और ईंटों की जो चिकनाई दिखा गया है यहाँ पर चित्र संख्या 26 में आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है भवन, नाले और सड़कें। अगला जो पॉइंट है वह है भवन, नाले और सड़कें। अगला पॉइंट पढ़ने के लिए दिया गया है भवन, नाले और सड़कें। चलिए देखते हैं आगे। देखिए भवन, नाले और सड़कें के बारे में। इस नगर के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ऐसा कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उन नगर के जो घर थे आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अभी भी हम लोग देखते हैं कि घर के बीच में आंगन होता है और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उस नगर में जो घर देखा गया, उस घर में देखा गया कि बीच में आंगन था और आंगन के चारों ओर घर बना हुआ था और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। हम लोग को भी रहता है अलग स्नान घर, बाथरूम,
और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ घरों में ऐसा देखा गया कि कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। कह रहा है कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नली में हल्की ढलान होती थी। हर नली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जितना भी नली था उसमें हल्की ढलान होता था ताकि नालियों ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अक्सर जैसे मान लीजिए यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, इन सभी घर हैं, इतने सारे घर हैं, इन सभी से जितना भी नालियाँ निकलता था, इन सभी नालियाँ यहाँ पर मान लीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पर आया नाली और यहाँ पर नाली आया, यहाँ से फिर ज्वाइंट हुआ, इधर ज्वाइंट होकर के मान लीजिए यहाँ नाली निकल गया और उसके बाद मेन जो नाली है, सभी घरों की जो नालियाँ था वह मेन नाली में यानी सड़क की जो मेन नाली होती थी उस नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। नाला जो है ढका हुआ रहता था तो मेन होल बनाया गया था। जैसे गंदगी बीच में जमा हो गया तो उसी होल के सहारे गंदगी निकाले, जिसके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। वही सफाई करने के लिए जैसे हम लोगों के गांव में भी देखने के लिए ऐसा मिलता है कि ऊपर से नाली को ढाल दिया जाता है और बीच बीच में कहीं पर ढकने हम लोग खाली जगह छोड़ देते हैं, वहाँ पर छिद्र छोड़ देते हैं ताकि होल बना देते हैं ताकि वहां पर से गंदगी को बाहर निकाला जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। योजनाबद्ध तरीके से घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है एक साथ ही किया जाता था। ऐसा अनुमान लगाया गया कि घर, नाले और सड़कों का जो निर्माण होता था योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ सबका निर्माण होता था। घर बनता था तो नाले भी वहां पर का बनेगा और सड़क भी वहां पर का बनेगा एक ही साथ में। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ाई किया था, वहां पर जो वर्णित घर है उनमें और यहाँ पर बने जो घर हैं उसमें क्या अंतर दिखाई देते हैं? कोई दो अंतर बताना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग नगरीय जीवन। नगरीय जीवन के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं नगरीय जीवन के बारे में। आगे इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नगरीय जीवन के बारे में। कह कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ऐसा पुरातत्वविदों ने बताया, इतिहासकारों ने बताया कि हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। कह कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ऐसे लोग वहां पर रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे जो नगर के जो खास इमारतें बनाते थे। वो संभवतः ऐसा माना जाता है कि वहाँ के राजा रहे होंगे, शासक रहे होंगे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। ये भी हो सकता है कि वहाँ के जो शासक थे वह लोगों को दूर दूर भेजकर वहाँ से बहुमूल्य पत्थर, धातु मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। कह रहा है कि शायद शासक लोग जो हैं खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। ऐसा माना जा रहा है कि इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। कह रहा है कि लिपिक भी होते थे जो मुहर पर तो लिखा होता ही था
और अन्य चीजों पर भी लिखा होता होगा जो बच नहीं पाए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। इस नगर के व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। कह रहा है कि सुदूर देशों की किस्से कहानियां और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? नगर में रहने वाले लोगों की सूची बनाना है। और कुछ कह रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। अपने गांव में नगर में कह रहा है कि सूची बनाइए सब लोगों की कि मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे लोग। आगे देखिए, सबसे ऊपर एक दिया गया है चित्र के नीचे पढ़ने के लिए, उसको जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। कह रहा है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं बनाई हुई, नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो चित्र यहाँ पर है, यह ऊपर वाला जो चित्र है यह नाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुआं है। यहाँ पर कुआं है और यहाँ पर नाला है, देख सकते हैं। और कह रहा है कि इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। यह जो आप देख सकते हैं यह मुहर था। विद्वान ने इस मुहर को पढ़ने की कोशिश किया है लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। दाईं ओर नीचे देख सकते हैं कि पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। यहाँ पर पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे दिया गया है नगर और नए शिल्प। अगला जो पॉइंट है वह है नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प कह रहा है कि आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। कह रहा है कि आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उसमें अधिकतर पत्थर। चलिए शुरू से फिर से देख लेते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को चीजें वहां मिली है उसमें अधिकतर, जैसे पुरातत्वविदों को हड़प्पा नगर में जो मिला है उसमें कहा जा रहा है कि अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। जितनी चीजें मिला वह पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। वहाँ पर जो मिलने वाली सबसे आकर्षक वस्तुओं में वह है मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर के मुहरे बनाते थे। इस आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी पर काले रंग से डिजाइन किया हुआ रहता था। कहा कि अध्याय 2 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती यानी रुई की खेती
होती थी। कपास की खेती 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में होती थी। मेहरगढ़ में होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देती है। सूत कटाई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ हम लोग उसको कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरे पर चिकारी करना आदि। पृष्ठ कह रहा है कि 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक था। पृष्ठ 28 पर हम लोग देख सकते हैं कि मूर्ति का जो चेहरा है, यह जो चेहरा दिखाया गया है यहाँ पर मूर्ति का, यह कितनी आकर्षक है। अब आगे चलिए देखते हैं। बनाया गया है उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। शायद कुछ महिलाएं या पुरुष भी ऐसे काम में दक्ष थे। चलिए बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इतना तक आज देख लिए, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।